मैं कुछ बिंदुओं की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट कर रहा था। मैं उस ओर आकृष्ट कर रहा था कि इस देश में पाकिस्तान जैसे छद्म युद्ध लड़ते हुए आतंकवाद को प्रश्रय दे रहा है, प्रोत्साहन दे रहा है और आतंकवाद के नाम पर छद्म युद्ध लड़ रहा है। उसी तरह हिंदुस्तान में कुछ लोग हैं तो नरेंद्र मोदी के शासन के खिलाफ सीधे लड़ने में तो हिम्मत नहीं है, लेकिन वो छद्म युद्ध लड़ रहे हैं और ये कहीं न कहीं उनको पाकिस्तान के आतंकवादियों से कहीं ट्रेनिंग न मिली हो, भगवान जाने, लेकिन मुझे पता नहीं, क्योंकि इनकी टेक्निक वही है, टेक्नोलॉजी वही है, इनके चरित्र वही है, इनके कार्यक्रम वही हैं। मैं देश के हिंदुस्तान के करोड़ों नौजवानों से, पढ़े लिखे नौजवान हैं, नेट वाले हैं, इंटरनेट वाले हैं, ऑनलाइन वाले हैं, उनके पास वो सारी सुविधाएं हैं। मेरी बात सुन रहे हैं तो उनसे प्रार्थना करूंगा कि बातों को समग्रता में समझो। आज जो लिंचिंग की बात हो रही है, इस दिल्ली में जो इतने सिखों के ऊपर में झुंड बना करके उनकी हत्याएं किए गई थी, वो लिंचिंग नहीं था क्या? और उस लिंचिंग के समय ये आज फिंचिंग करने वाले लोग हैं, जो कहां थे? उनमें ही दिखाई पड़ा था कि इतना बड़ा नरसंहार जो आसाम में घटना घटित हुई थी, या मैं माफ करेंगे, आप बोलेंगे बताइएगा, किसी भी संप्रदाय के द्वारा हो, लेकिन बंगाल में संप्रदाय के नाम पर एक दूसरे के ऊपर समूह बना के कर रहे हैं, क्या वो लिंचिंग नहीं है? केवल एक थोड़ी सी घटनाओं को आप लिंचिंग मानोगे, मैं समझता हूं केवल वो लिंचिंग नहीं है, बल्कि इसको समग्रता में देखने का काम करिए और इसको समूल नाश कैसे हो, इस पर सदन में विचार होना चाहिए और देश को गंभीरता पूर्वक इस पर चिंतन करना चाहिए। यह पार्टी का विषय नहीं है, यह किसी जाति का विषय नहीं है। रामविलास पासवान जी बैठे हुए हैं, हम तो उस राजनीति से आए हैं उपाध्यक्ष महोदय, वो लड़ते 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 कितने डंटे खाए हैं, और आज भी जब पूर्वा हवा चलती है तो इनके लाठी के डंटे की चोट से जब दर्द होने लगती है तब मुझे एहसास होता है, आखिर क्यों? आखिर हमारे साथ हमारे साथी, आज भी वो समाजवादी साथी मर गए, लेकिन कुछ जिंदे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। सामाजिक क्रांति के कारण गए थे तो उनको पकड़ के घर में बंद कर दिया गया था और कहा गया था कि इनको जिंदा जला दो। आखिर उस गांव के बगल में पिछड़े लोगों को मालूम हुआ, दलितों को मालूम हुआ, तो झुंड बना के आए तो उनको मुक्त कराए थे। किसी जमाने में पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए आवाज उठाना, तब लिंचिंग होता था। उस समय ये लिंचिंग वाले सब कहां थे? क्यों नहीं सोच रहे थे? उस समय याद नहीं आ रही थी? जिस समय रामविलास जी और हम एक दल में, लोक दल में थे, एक मामूली गरीब का बेटा, नाई का बेटा, 7 कट्ठा जमीन जोतने वाला, कच्ची दीवार, फूस का छप्पर, नरेंद्र मोदी के जैसे, जिसके पिताजी हजामत करके गुजारा करते थे, ऐसा गरीब, और वो हमारे नेता थे, और उनको भी अपोजिशन के कुर्सी न मिले, इसके लिए चुनाव के समय हमारे लोक दल के पिछड़े और दलित 8 साथियों को चुनाव में गिनती में हरवाया गया था। वो एडमिनिस्ट्रेटिव लिंचिंग नहीं था क्या? वो चुनाव जीत रहे थे लेकिन हराया गया। फिर मैं अपने क्षेत्र का उदाहरण दूंगा, किसी साथी से कहूंगा कि जाके आप सत्यापन कर ले। चुनाव हुआ हरलाखी क्षेत्र में, सीपीआई के उम्मीदवार थे, बड़े ईमानदार, कर्मठ, मैं उनके ऊपर पार्लियामेंट का चुनाव जीतता था। वो चुनाव जीत गए 350 वोट से। उनको हराने के लिए एक बूथ पर रीपोलिंग कराया गया, तब भी वो जीत गए 150 वोट से। फिर उस बूथ को कैंसिल करके तिबारे वोट कराया गया और बूथ को कैप्चर किया गया, और एक पिछड़ी जाति के सीपीआई के एमएलए थे बगल के क्षेत्र के, वो पोलिंग एजेंट बने। उनको कुत्ते के जैसे घसीट करके लाके उपाध्यक्ष महोदय पीट पीट करके उनके दांत को तोड़ दिया, जो जीवन भर उनके दांत टूटे हुए रहे। क्या ये उस समय इसको क्या कहेंगे? मॉब के द्वारा बूथ पर से
अधिकार को छीनना, पिछड़े और दलित को मार मार के बूथ पर से भगाना, उनकी औरतों का इज्जत लूटवाना, ये क्या लिंचिंग नहीं था? अपने तन का मरम न जाने मानुक मन मुड़वाना है, जरा अपने आईना में झांको, या आपने क्या क्या नहीं किया है इस देश के साथ। मैं केवल सीधे जानना चाहता हूं, कहीं भी कुछ है, मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो आज इस सारी समस्याओं के समाधान के लिए लड़ रहे हैं। समस्या पैदा किए आप, बच्चे पैदा किए आप, उसमें कोई आतंकवादी, कोई उग्रवादी, कोई कौन कौन बच्चे पैदा किए, और उन बच्चों को हमको हमारे माथे डाल दिए हो, उनसे हमको निपटना पड़ रहा है। आज जब हम बेरहमी से उनसे निपटना चाहते हैं तो न कहीं इस देश के राजनीतिक नेताओं की आवाज निकलती है कि हे नक्सल पंथियों, अब तो तुमको मुझको साथ देना चाहिए सत्ता बनाने के लिए। धिक्कार है ऐसी राजनीति पर, धिक्कार है ऐसे राजनेता पर। क्या ये लिंचिंग को आमंत्रित नहीं करना है? अपने घर को संभालो। अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, इस देश का सौभाग्य था कि एक गरीब का बेटा, पिछड़ा का बेटा, देश के लोगों ने एक बार प्रधानमंत्री बना के कुर्सी पर बैठाया। आज भी हिंदुस्तान के सामंतवादी बड़े लोग हैं जिनको ये बर्दाश्त नहीं है। मैं एक बार एमएलए बना, और एमएलए बन के मेरे पिताजी कहानी सुनाने लगे कि एक समय था जब हमारे गांव के अंदर जमींदार था, तो उसमें हम जूता पहन के या खराब पहन के चले जाते थे, तो दरवाजे पर बुला करके कचहरी में और ईंट पर खड़ा करके सूरज की तरफ आंख करवा दिया जाता था। शादी विवाह होने पर लाल धोती पहनते थे पिछड़े और दलित, उनके धोती खोल करके नंगा करके वहां से विदा करते थे। इस अन्याय और अपराध के बीच से झेलते हुए हम आए हैं। इसलिए हमारे दिल के अंदर दर्द है कि जो भी आज भी ऊंची सामंतवादी हैं, समृद्ध और संपन्न लोग हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान को आजाद भारत में लूट के खाया है, अपने खाया, परिवार लूटा, खानदान लूटा, उनका समाज लूटा, और वो सब मिलकर के जेल गए, कहां कहां क्या क्या नहीं अपराध किया। लेकिन आज भी नरेंद्र मोदी को अगर देखते हैं तो उनके कलेजे में दर्द होता है कि मेरे सामने एक चौका बर्तन करने वाली गरीबनी का बेटा, पिछड़ा, भारत का प्रधानमंत्री बन के बैठा है। बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लोकतंत्र कहता है बर्दाश्त करना सीखो, हमें क्षमता है, योग्यता है, तब मुझको दिया। मेरी बात बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे। सीपीएम में भी करुणाकरण जी और डॉक्टर ए संपत पिछड़े वर्ग के हैं, लेकिन उनकी ट्रेनिंग कुछ और हुई है, मेरी ट्रेनिंग कुछ और हुई है। आपने केवल आर्थिक विषमता के लिए लड़ते रहे। डॉक्टर लोहिया ने कहा आर्थिक विषमता और सामाजिक विषमता दोनों को साथ साथ लड़ना पड़ेगा। अगर इस देश के साम्यवादी आर्थिक विषमता के साथ साथ सामाजिक विषमता की भी लड़ाई लड़े होते तो आज उनकी ये दुर्गति नहीं होती। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि हम दोनों लड़ाई को लड़के आए हैं सदन में। इसलिए आपसे मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, एक बात मैं कहना चाहूंगा। मैं सुना रहा था कि डॉक्टर लोहिया ने कहा कि हमें इस देश के लोगों को समझना चाहिए कि आखिर इस देश के मुसलमान भूतपूर्व हिंदू तो ही हैं। इस देश के मुसलमानों को भी समझना चाहिए कि आखिर उनके पूर्वज हिंदू ही तो थे। जब उनके पूर्वज हिंदू थे तो उनके पूर्वज का राम उनका था, कृष्ण उनका था, काली उनकी थी, दुर्गा उनकी थी, देवी उनके थे, देवता उनके थे, हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति उनकी थी। वो किसी कारणवश अगर मुसलमान हो गए तो अगर उनके पूर्वज अगर हिंदू थे तो उनको भी उसके प्रति मन में सम्मान का भाव रखना चाहिए, क्योंकि वो भी उनकी बात है, यह भी उनकी बात है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। मैं नहीं कहता, मैं आपको फिर श्रीमान डॉक्टर लोहिया की बात को सुनाना चाहता हूं, जो उन्होंने रामकृष्ण शिव किताब लिखते हुए कहा था। उपाध्यक्ष महोदय, जिनको साहित्य से और जिनको साहित्य से प्रेरणा लेने की आदत नहीं है उनको मैं आदत तो नहीं लगा दे सकता ना। महाभारत हिंदुस्तान की पूर्व पश्चिम यात्रा है।
जिस तरह रामायण उत्तर दक्षिण यात्रा है, पूरब पश्चिम यात्रा का नायक कृष्ण है, जिस तरह उत्तर दक्षिण यात्रा का नायक राम है। मणिपुर से द्वारका तक कृष्ण या उसके सहचरों का पराक्रम हुआ है, जैसे जनकपुर से श्रीलंका तक राम या उनके सहचरों का पराक्रम हुआ है। ये तो समाजवादी थे, ये भगवान को नहीं मानते थे, ये ईश्वरवादी भी नहीं थे, अनिश्वरवादी भी नहीं थे। उन्होंने ये किताब रामकृष्ण सिंह किताब लिखी और आखिर में किताब लिखते हुए अंत में अगर कुछ मांगते हैं भारत माता से तो कहते हैं मैं कोई इलाज सुझाने की धृष्टता नहीं करूंगा, मैं केवल इतना कहूंगा, ये भारत माता हमें शिव का मस्तिष्क दो, कृष्ण का हृदय दो तथा राम का कर्म और वचन दो, हमें असीम मस्तिष्क उन्मुक्त हृदय के साथ जीवन की मर्यादा से रचो। ये कोई मैं नहीं कह रहा हूं, ये डॉक्टर लोहिया ने कहा। दादा आपके लिए वंडरफुल होना न हो, लेकिन हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब पिछड़े सुन रहे हैं, उनके लिए हुकुम देव नारायण का भाषण मोस्ट वंडरफुल है, वंडरफुल देन वंडरफुल है, क्योंकि सबके अपनी अपनी भाव है, अपनी अपनी भावना है। मुझे किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए दादा, न मैं किसी मुख्यमंत्री का नाम गिना गिना के सर्टिफिकेट लेता हूँ, न किसी दीदी दादा का नाम सुना के सर्टिफिकेट लेता हूँ। मैं तो अपनी राग सुनाता हूँ और अपनी बात समाप्त करते हुए मैं कहूंगा कि मैं गीत सुनाने आया हूँ, हिंदुस्तान के करोड़ों गरीबों का गीत सुनाने आया हूँ। 58 वर्ष के जिंदगी में मेरे साथी मुलायम सिंह बैठे हैं कि किस राज्य में इनका नाम भी इनकाउंटर के लिस्ट में लिख दिया गया था। उनको मालूम है, और इनकाउंटर में नाम लिखाने वाले कौन थे? क्या मुलायम सिंह डाकू थे, शैतान थे? इनका नाम इनकाउंटर में ऐसा नहीं, इस तरह 2200 पिछड़ी जाति के और खासकर उसमें यादव के नौजवान थे, क्योंकि यादव कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में विरोध का करने वाले की नींव की ईंट बना हुआ था। 2200 पिछड़ी जातियों और खास करके यादव जवान जिनकी छाती चौड़ी थी, उनका इनकाउंटर कर दिया गया था। क्या वो कौन लिंचिंग था? स्टेट लिंचिंग था, राज किसका था? इसलिए मैं जब खोजता हूं तो मेरे उघाव के जब ऊपर से उखड़ते हैं तो बड़े ही मवाद बहने लगते हैं साहब। रिश्ता है तो बहुत दर्द होता है। इसलिए मैं देश के करोड़ों गांव गरीब किसान मजदूरों से, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी से कहना चाहता हूं, बारी बारी से लड़ाए हो, बारी बारी से सबको पिछवाए हो, बारी बारी से उसमें उग्रवादी नेता पैदा करवाए हो, और बारी बारी से फिर उसके नाम पर उस जात का नरसंहार भी करवाए हो। इतने लिंचिंग और क्या क्या करने वाले, जिसको कहते हैं महानरसंहार होता रहा। आज नरेंद्र मोदी उस सब से लड़ना चाहते हैं। मैं देश के करोड़ों किसानों, नौजवानों, गरीबों, पिछड़े दलितों, शोषितों, वंचितों, हुकुम देव नारायण यादव तुम्हारे लिए लड़ते आया है, आज भी लड़ रहा है। मैं मानता हूं एक समाजवादी डॉक्टर लोहिया का शिष्य होने के नाते हमारे लड़ने का सबसे उचित फोरम यही है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के फोरम से ही मैं उस संघर्ष को लड़ रहा हूं और देश के लोगों को जगा रहा हूं। आओ, आर्थिक आजादी, सांस्कृतिक आजादी, धार्मिक आजादी, इन सभी गुलामी से मुक्त हो जाओ। हम किसी के दास भाव से किसी के साथ नहीं रहेंगे। हिंदुस्तान को स्वामी भाव का समन्वय चाहिए। अगर कोई अच्छा है तो अच्छा कहेंगे, किसी में गलती है तो गलती कहेंगे। सुधरो, सब सुधरो, लेकिन छेड़ो मत। अगर छेड़ोगे तो हम भी किसी को छोड़ेंगे मत। ये कहते हुए मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।